नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक का नाम है जनन तंत्र। जनन तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आपको इसको ध्यान से अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि अगर ध्यान से सुनोगे, अच्छी तरह से समझोगे, तभी जाके आपको ये समझ में आने वाला है। अदरवाइज ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं जनन तंत्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। अब देखिए, जनन तंत्र के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जनन होता क्या है, आखिरकार किसे कहते हैं जनन। देखिए, जनन वह प्रक्रिया है या वह प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है। वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है उसे जनन कहते हैं। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य जब रिप्रोडक्शन की क्रिया करेगा तो एक मनुष्य को जन्म देगा। एक अगर हम बात करें डॉग की, कुत्ते की बात करें तो कुत्ता कुत्ते के बच्चे को जन्म देगा। एक गाय की बात करें तो गाय जो होगी वो गाय के बच्चे को जन्म देने वाली है। एक गधा होगा, गधे के बच्चे को जन्म देगा। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव अपने जैसी, ध्यान देना, अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है तो उसे जनन कहते हैं। अपने यहाँ पर वर्ड आया है, अपने जैसी संतान को उत्पन्न करता है उसे हम जनन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, मनुष्य मनुष्य को उत्पन्न कर रहा है, गधा गधा को उत्पन्न कर रहा है, गाय गाय के बच्चे को जन्म दे रही है, कुत्ता कुत्ते के बच्चे को जन्म दे रहा है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? क्या आपको यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है कि जो एक जीव है वो अपने ही जैसी संतान को जन्म दे रहा है? क्या कभी आपने सुना कि कुत्ते ने मनुष्य को जन्म दे दिया हो? नहीं सुना होगा। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि एक जीव अपने ही जैसी संतान को उत्पन्न करता है तो उसे हम क्या कहने वाले हैं? जनन कहते हैं। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? जनन कहेंगे। और जनन की प्रक्रिया जिस तंत्र के द्वारा संपन्न होती है उसे हम कहते हैं जनन तंत्र। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है जनन कहलाता है। और जनन की प्रक्रिया जिस तंत्र के द्वारा संपन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? जनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जनन तंत्र समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा पॉइंट समझने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान सुनना है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो पॉइंट क्या है? मानव जो होते हैं ना, मनुष्य, मानव में यानी मनुष्यों में लैंगिक जनन पाया जाता है। मनुष्यों में कौन सा जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। जो मनुष्य होते हैं, जो मानव होते हैं, उनमें लैंगिक जनन पाया जाता है, जो कि एक द्विलिंगी प्रजनन प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है? द्विलिंगी प्रजनन प्रक्रिया होती है। देखिए, अब ये लैंगिक जनन क्या है? तो लैंगिक जनन का मतलब होता है जहां पर दो, यानी कि एक ही प्रजाति के दो जीव मिलकर के किसी प्रक्रिया को संपन्न करते हैं तो उसे बोलते हैं अपन लैंगिक जनन। ठीक है, यानी कि एक ही प्रजाति के दो जीव मिलकर के जनन की क्रिया को कर रहे हैं तो वो उसे हम लैंगिक जनन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, जैसे एक मेल है और एक फीमेल है, यानी एक हम कहें नर है और एक मादा है, एक पुरुष है एक महिला है, तो यानी वहां पर दो अलग अलग और जीव मिलकर के एक नई संतान को जन्म दे रहे हैं। ठीक है, यानी जिस क्रिया को करने के लिए, रिप्रोडक्शन क्रिया करने के लिए दो जीवों की जरूरत है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? लैंगिक जनन कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर बोला, वर्ड भी लिखा है अपन ने, यहाँ पर बताया है कि इसलिए इसे द्विलिंगी प्रजनन प्रक्रिया हम कहते हैं। कैसे कहेंगे? द्विलिंगी, यानी दो लिंगों के बीच हो रही है, दो ऑपोजिट लिंगों के बीच ये प्रक्रिया हो रही है, तो इसलिए इसे द्विलिंगी प्रजनन प्रक्रिया हम कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो पॉइंट क्या था अपना? मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। क्वेश्चन आ जाए मानव में कैसा जनन पाया जाता है, तो लैंगिक जनन पाया जाता है, और इसलिए हम इसे क्या बोलने वाले? द्विलिंगी प्रजनन प्रक्रिया कहते हैं, यानी यह द्विलिंगी प्रजनन प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब देखिए, आइए हम बात करते हैं, बढ़ते हैं। हमने अभी यहाँ पर देखा जनन तंत्र के बारे में। अब मेनली हम यहाँ पर पढ़ी किसके बारे में रहे हैं? जनन तंत्र। और जनन तंत्र भी किसमें?
मनुष्यों में, ठीक है, यानी मानव में जनन तंत्र पढ़ रहे हैं। अब मनुष्यों में जनन तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, यानी बात करें जनन तंत्र के प्रकार की, तो जनन तंत्र जो होगा इसके दो प्रकार हैं, ठीक है, यानी मानव में जनन तंत्र के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होता है नर जनन तंत्र और एक होता है मादा जनन तंत्र। नंबर एक पे नर जनन तंत्र और नंबर दो पे मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बोलेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मादा जनन तंत्र को हम बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलेंगे, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे नर जनन तंत्र की। किसकी बात करेंगे? नर जनन तंत्र की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? नर जनन तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। अब दोस्तों जो नर जनन तंत्र है इसको भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। नर जनन तंत्र को समझने के लिए इसको भी कितने भागों में बांट दिया गया है? इसको भी दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक पे प्राथमिक जनन अंग, नंबर एक पे प्राथमिक जनन अंग और नंबर दो पे द्वितीयक जनन अंग, ठीक है। नंबर एक पे प्राथमिक जनन अंग और नंबर दो पे है द्वितीयक जनन अंग, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं प्राथमिक जनन अंग के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हो, तो ये जो चित्र आप देख रहे हो इसमें एक नीचे आप देख पा रहे हो एक दिख रहा होगा आपको टेस्टिज, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है टेस्टिज, हिंदी में बता देते हैं इसको वर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्षण। तो प्राथमिक लैंगिक अंग में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कहने वाले हैं कि मानव में, यानी कि मानव नर में, ठीक है, मानव नर में प्राथमिक लैंगिक अंग के तौर पर एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं। कितने? एक जोड़ी। देखिए एक जोड़ी का मतलब क्या है कि दो, ठीक है, यानी पेयर, और पेयर का मतलब क्या होता है? दो, यानी मानव नर में एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि कितने वर्षण होते हैं मानव नर में, तो दो वर्षण पाए जाते हैं, ठीक है, एक जोड़ी यानी कि दो वर्षण पाए जाते हैं। अच्छा, आपको चित्र में एक ही दिख रहा होगा, एक साइड में है, दूसरी साइड में तो वो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये एक ही साइड का दे रखा है, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझना है। तो मानव नर में प्राथमिक लैंगिक अंग के तौर पर एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं जिन्हें हम जनद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनद, जिन्हें हम जनद भी कहते हैं। यानी जो मानव नर है इसमें प्राथमिक लैंगिक अंग के तौर पर एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं जिन्हें हम जनद भी कहते हैं। अब जो जनद यानी कि जो वर्षण है, ठीक है, ये उदर गुहा के बाहर, यह उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? वर्षण कोश में पाए जाते हैं, यानी उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में ये पाए जाते हैं। अब ये वर्षण कोश क्या होता है इसके बारे में हम द्वितीयक लैंगिक अंग में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आप यही याद रखिए कि वर्षण कोश में पाए जाते हैं, स्क्रोटम में पाए जाते हैं, ठीक है। तो वापस से मैं इसको रिपीट कर देता हूं। तो मानव नर में प्राथमिक लैंगिक अंग के तौर पर एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख भी पा रहे हो। यहाँ पर आपको एक दिख रहा है लेकिन दूसरी साइड में एक और होता है, तो दो होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम जनद कहते हैं। और ये उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में पाए जाते हैं, ठीक है, उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में ये पाए जाते हैं। क्लियर होगी बात? अब थोड़ा आगे और बात करें तो वर्षण जो होता है दोस्तों, वर्षण के मेन दो काम होते हैं। कितने काम होते हैं? वर्षण के दो प्रमुख कार्य होते हैं। नंबर एक जो कार्य है, पहला जो कार्य है वो होता है शुक्राणु का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? शुक्राणु का। जो मानव में शुक्राणु बनते हैं वो कहां पर बनते हैं? वर्षण में बनते हैं। कहां पर बनते हैं? वर्षण में बनने वाले। तो पहला कार्य क्या हो गया? पहला कार्य इसका है कि शुक्राणु का निर्माण करना। और दूसरा जो काम है किसका? वर्षण का, वो है अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर। किसके तौर पर? अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना। अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर टेस्टोस्टेरोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना, ठीक है। तो दो काम हो चुके हैं। नंबर एक पे शुक्राणु का निर्माण करना और नंबर दो पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना। किसके तौर पर? अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर। ओके, तो वापस से मैं रिपीट कर दूं, प्राथमिक लैंगिक अंग हम पढ़ रहे हैं। तो मानव नर में प्राथमिक लैंगिक अंग के तौर पर एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं जिन्हें हम जनद कहते हैं। क्या कहते हैं? जनद कहते हैं। और ये उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में पाए जाते हैं। क्लियर होगी? उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में ये पाए जाते हैं। और इसके दो प्रमुख कार्य होते हैं। नंबर एक पे शुक्राणु का निर्माण करना और नंबर दो पे अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना, ठीक है। तो आई होप आपको प्राथमिक लैंगिक अंग अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं द्वितीयक जनन अंग के।
द्वितीयक जनन अंग यानी सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मानव नर जो है इसमें द्वितीयक जनन अंग के तौर पर 6 अंग काम करते हैं। कितने अंग काम करते हैं? 6 अंग काम करते हैं। और नंबर 1 पे हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर वर्ण कोष आ जाएगा, नंबर 2 पे शुक्रवाहिनी, नंबर 3 पे हम यहाँ पर शुक्राशय की बात करेंगे, नंबर 4 पर प्रोस्टेट ग्रंथि, नंबर 5 पे मूत्रमार्ग और नंबर 6 पे हम बात करेंगे शिश्न की। तो इन जो 6 अंग हैं इनकी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? वर्ण कोष के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, जो वर्ण जो है तो वर्ण के बाहर एक लेयर है। ठीक है, वर्ण के बाहर जो लेयर आपको दिख रही है उस लेयर को हम बोलते हैं वर्ण कोष। क्या बोलते हैं? वर्ण कोष बोलते हैं। तो ये जो आप लेयर देख पा रहे हो इसको वर्ण कोष हम कहते हैं। अब ये वर्ण कोष क्या काम करता है? तो वर्ण कोष वर्ण को स्थिर रखने, वर्ण को स्थिर रखने व ताप नियंत्रण के तौर पर काम करता है। वर्ण कोष वर्ण को स्थिर रखने व ताप नियंत्रण, टेम्परेचर कंट्रोल, है ना। तो वर्ण जो कोष जो होता है, वर्ण कोष वर्ण को स्थिर रखने व ताप नियंत्रण के तौर पर कार्य करता है। यहाँ का तापमान जो होता है वो शरीर के अन्य भागों से कम होता है। देखिए, जो हमारा वर्ण कोष होता है वो क्या काम कर रहा है? वो एक तो वर्ण को स्थिर रख रहा है, क्योंकि अगर वर्ण कोष नहीं होगा वो एक थैली नुमा स्ट्रक्चर भी हम इसको कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर मान लो वर्ण कोष नहीं होगा तो वो कहाँ पर स्थिर रहेंगे भाई? कहाँ जाएंगे बेचारे? भाई अगर आपका घर नहीं होगा तो आप कहाँ जाएंगे? इधर उधर भटकते फिरेंगे। तो वर्ण को भी स्थिर रखने के लिए एक जगह चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम वर्ण कोष। ठीक है, तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, तो वर्ण कोष जो है वो वर्ण को स्थिर रखने और ताप नियंत्रण के तौर पे काम करता है। ताप नियंत्रण का मतलब क्या हो गया कि यहाँ का जो टेम्परेचर है, वर्ण कोष का जो तापमान होता है वो शरीर के अन्य भागों से क्या होता है? कम होता है। अब कम क्यों होता है? रीजन ये है क्योंकि देखिए, जो शुक्राणु का निर्माण होता है उसके लिए कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, इसलिए शरीर के बाहर होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। वर्ण कोष में रिपीट कर देता हूँ, वर्ण कोष वर्ण को स्थिर रखने व ताप नियंत्रण के तौर पर काम करता है और यहाँ का तापमान शरीर के अन्य भागों से कम होता है। ठीक है, अब नंबर 2 अगर हम बात करें, नंबर 2 जो अंग है हमारा द्वितीयक जनन अंग का, वो है शुक्रवाहिनी। ठीक है, क्या है? शुक्रवाहिनी। अब जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, जो वर्ण कोष है वहां से एक नली निकल रही है और ये जो नली है इसको हम बोल रहे हैं शुक्रवाहिनी। अब इस शुक्रवाहिनी की सहायता से क्या होगा वो ध्यान सुनो आप। ठीक है, तो शुक्रवाहिनी की सहायता से शुक्राणु जो है शुक्राशय तक पहुंचते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, जो शुक्राशय है वहां पर शुक्राशय में इस शुक्रवाहिनी की सहायता से शुक्राणु पहुंचते हैं। ठीक है, देखिए वापस बोल देता हूं, शुक्रवाहिनी की सहायता से जो शुक्राणु है वो कहां पर पहुंचेंगे? शुक्राशय तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, यानी जो शुक्रवाहिनी आप चित्र में देख रहे हो, इस शुक्रवाहिनी की सहायता से जो शुक्राणु है वो कहां पर जाएंगे दोस्तों? वो जाएंगे शुक्राशय तक। अब ये जो शुक्रवाहिनी है ये आगे बढ़ेगी। ठीक है, आगे चलकर शुक्रवाहिनी क्या करती है? देखिए सुनना ध्यान से, आगे चलकर शुक्रवाहिनी मूत्र नलिका जो आप चित्र में देख रहे हो, मूत्र नली ऊपर से आ रही है, यानी कि जो मूत्राशय वहां से मूत्र नली निकल रही है। तो जो शुक्रवाहिनी है ये मूत्र वाहिनी के साथ मिलकर एक संयुक्त नली बनाती है। क्या बनाएगी? एक संयुक्त नली बनाएगी और जिससे होकर मूत्र व शुक्राणु प्रवाहित होते हैं। ठीक है, जिससे होकर मूत्र और शुक्राणु प्रवाहित होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वापस रिपीट कर देता हूं दोस्तों, ध्यान सुनना आपको। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शुक्रवाहिनी की, और जो शुक्रवाहिनी होती है ये क्या काम करती है? तो शुक्रवाहिनी की सहायता से शुक्राणु कहां पर पहुंच गए? शुक्राशय में पहुंच गए, और शुक्राशय के बाद आगे चलकर जो शुक्रवाहिनी है वो मूत्र नलिका के साथ मिलेगी और मूत्र नलिका के साथ मिलकर एक संयुक्त नली बनाएगी और इस संयुक्त नली से होकर ही मूत्र और शुक्राणु प्रवाहित होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये शुक्रवाहिनी भी समझ में आ चुकी होगी। अब नंबर 3 पे हम बात करने वाले हैं शुक्राशय की। देखिए, जो आप छोटी सी संरचना चित्र में देख पा रहे हो, तो इसे हम बोलते हैं शुक्राशय। क्या बोलते हैं? शुक्राशय। अब ये शुक्राशय क्या काम करता है? तो शुक्राशय एक थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक है, चित्र में देख पा रहे हो आप, शुक्राशय जो है एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें शुक्राणु संग्रहित होते हैं।
अब इस शुक्राशय में क्या हो रहा है, शुक्राणु शुक्रवाहिनी की सहायता से आएंगे और इसमें संग्रहित हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा बने कहां पर, बने दोस्तों वर्षण में, फिर शुक्रवाहिनी की सहायता से शुक्राशय में आ चुके हैं। ठीक है, तो शुक्राशय के बारे में हम बात कर रहे थे। तो शुक्राशय जो है दोस्तों, शुक्राशय एक थैलीनुमा संरचना के रूप में होता है और इसमें शुक्राणु संग्रहित होते हैं, यानी शुक्राणु इसमें संग्रहित किए जाते हैं, किसमें, शुक्राशय में। ठीक है, अब ये पार्ट भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब नंबर 4 पे हम बात करने वाले दोस्तों प्रोस्टेट ग्रंथि की। किसकी बात करने वाले, प्रोस्टेट ग्रंथि। अब जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ये अखरोट के आकार की, प्रोस्टेट ग्रंथि अखरोट के आकार की एक बहिस्त्रावी ग्रंथि है। क्या है, बहिस्त्रावी। जो प्रोस्टेट ग्रंथि है अखरोट के आकार की एक बहिस्त्रावी ग्रंथि होती है, जिसके द्वारा स्त्रावित तरल पदार्थ, जिसके द्वारा स्त्रावित तरल पदार्थ शुक्राणु को गति प्रदान करते हैं। शुक्राणु क्या करते हैं, गति प्रदान करते हैं। यानी देखिए जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ये एक बहिस्त्रावी ग्रंथि के तौर पे काम कर रही है। कैसी है, अखरोट के आकार की है, अखरोट के आकार की बहिस्त्रावी ग्रंथि है। और ये क्या करती है ना, अच्छा बहिस्त्रावी ग्रंथि क्या होती है दोस्तों, मैं आपको शायद पहले बता चुका हूं। बहिस्त्रावी ग्रंथि का मतलब होता है जो कि एंजाइम्स और तरल पदार्थ बनाती है, वो बहिस्त्रावी ग्रंथि होती है। तो अब ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है इसके द्वारा कुछ तरल पदार्थ स्त्रावित किए गए, और ये तरल पदार्थ क्या काम कर रहे हैं, ये तरल पदार्थ शुक्राणु जो थे उनको गति प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो वापस रिपीट कर देता हूं, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि अखरोट के आकार की एक बहिस्त्रावी ग्रंथि होती है जिसके द्वारा स्त्रावित तरल पदार्थ शुक्राणु को गति प्रदान करते हैं। ठीक है, ओके। अब नंबर 5 पार्ट पे हम बात करने वाले दोस्तों मूत्र मार्ग के बारे में। ठीक है, तो आपको ध्यान से सुनना है। मूत्र मार्ग क्या होता है, तो हम कह सकते हैं यह एक पेशीय नली के रूप में होता है। यानी मूत्र मार्ग जो होता है ये एक पेशीय नली के रूप में होता है, पेशीय नली के रूप में होता है। ठीक है, जो कि मूत्राशय से निकलकर मूत्रोजनन छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है, मूत्रोजनन छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है, जैसा कि आप चित्र में देख भी रहे हो। ठीक है, यानी जो मूत्राशय है, मूत्राशय आप चित्र में देख रहे हो, मूत्राशय से ये निकलेगी और निकल करके ये मूत्रोजनन छिद्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो एक पेशीय नली के रूप में होता है। कैसा होता है, पेशीय नली के रूप में, यानी कि संकुचित हो जाता है ना, यानी संकुचित हो जाता है और फैल भी जाता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग एक पेशीय नली के रूप में होता है जो कि मूत्राशय से निकलेगा, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, मूत्राशय से निकलकर और मूत्र जनन छिद्र के द्वारा ये बाहर खुलता है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करने वाले हैं नंबर 6, यानी जो 6वें नंबर पे जो हमारा अंग है वो है शिश्न। क्या है, शिश्न। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं। तो शिश्न क्या होता है, तो ध्यान सुनना है, यह एक बेलनाकार अंग होता है। क्या होता है, यह एक बेलनाकार अंग होता है जो कि वर्षण कोश के बीच लटका रहता है। कहां पर लटका रहता है, वर्षण कोश के बीच लटका रहता है, यानी बेलनाकार अंग है और वर्षण कोश के बीच लटका रहता है, जैसा कि आप चित्र में भली भांति देख भी रहे हो। ठीक है, तो बेलनाकार अंग है और वर्षण कोश के बीच लटका रहता है। सामान्य अवस्था में यह शिथिल व छोटा होता है। ठीक है, सामान्य अवस्था में, नॉर्मल अवस्था में ये शिथिल रहेगा और छोटा होगा। ठीक है, सामान्य अवस्था में यह कैसा होता है, शिथिल व छोटा होता है। किंतु मैथुन के समय यह उन्नत अवस्था में आकर जो शुक्राणु है या जो वीर्य है उसको मादा जननांग में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो आई होप आपने अच्छी तरह सुना होगा। देखिए जो शिश्न है ये एक बेलनाकार अंग होता है। कैसा होता है, बेलनाकार अंग होता है। और कहां पर होता है ये, जो वर्षण कोश होता है उसके बीच ये लटका हुआ होता है। ठीक है, तो यानी बेलनाकार अंग है और वर्षण कोश के बीच ये लटका रहता है। सामान्य अवस्था में यानी नॉर्मल पोजिशन में ये शिथिल रहता है और छोटा होगा। ठीक है, सामान्य अवस्था में ये शिथिल रहेगा और छोटा होता है। किंतु मैथुन के समय यह उन्नत अवस्था में आकर, है ना, किंतु मैथुन के समय यह उन्नत अवस्था में आकर जो शुक्राणु है या जो वीर्य है उसको मादा जननांग में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको जनन तंत्र और उसके बाद हमने बात की नर जनन तंत्र की अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।